हेलो जी। इस समय मैं भूटान में हूं। सफर शुरू करने से पहले ना मेरे मन में बड़े सारे सवाल थे, कुछ के आंसर्स थे, कुछ के मेरे पास आंसर्स नहीं थे। पिछले 13 से 15 दिनों के अंदर मैंने यहां पर जो सीखा समझा वो आपके साथ में समरी के तौर पे शेयर कर रहा हूं। FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। भूटान आने के लिए इंडियंस को SDF कितना देना पड़ेगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी 1200 रुपया पर पर्सन पर डे, राइट। बच्चों के लिए 6 साल से 12 साल की अगर उम्र है तो 50%, 6 साल से कम है तो नो SDF, मतलब जीरो फी फॉर किड्स लेस देन 6 ईयर ऑफ एज। अदर देन इंडियंस, बांग्लादेश के जो सिटीजन हैं उनको 15 USD पर पर्सन पर डे देना होता है फॉर द फर्स्ट 15,000 टूरिस्ट इन अ ईयर। इंडिया के केस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। और अदर देन बांग्लादेश एंड इंडिया 100 USD पर डे पर पर्सन देना होता है, चाहे वो यूरोप से हो, चाहे वो US से हो, चाहे वो कनाडा से हो। आप यहां पर आए प्रोग्राम बना के 7 दिन का, अब आपकी जर्नी एक्सटेंड हो गई है 4 दिन के लिए, तो अपना SDF आप कैसे जमा करवाएंगे? तो आप थिम्फू में डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन के ऑफिस जा सकते हैं, वहां जाके SDF अपना एडिशनल देके जर्नी को एक्सटेंड कर सकते हो। ऑल्टरनेटिवली आप ऑनलाइन वेबसाइट पे भी SDF को एक्सटेंड कर सकते हो। आने से पहले क्या आप SDF ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल, मैं आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप SDF को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, मतलब सबमिट कर सकते हो। अब SDF के बारे में एक और पेचीदा क्वेश्चन है। आप SDF बढ़ाना भूल गए, विच मीन्स आपने 7 दिन का SDF लिया था और जर्नी आपने 2-3 दिन एक्सटेंड कर ली, और आप बॉर्डर में जब एग्जिट के लिए पहुंचोगे ना तो वो चेक करेंगे और बोलेंगे कि भाई अब आपको फाइन देना पड़ेगा, विच मीन्स 18,215 रुपए पर पर्सन का फाइन पड़ जाएगा। तो इसके लिए यहां पर ट्रैवल करते समय SDF बड़ी इंपॉर्टेंट कड़ी है। बिना SDF दिए क्या आप भूटान में आ सकते हैं? आंसर है यस। आप जयगांव है ना वेस्ट बंगाल साइड में, उसके बगल में फुनचुलिंग बॉर्डर है, तो वहां से आप अपना वोटर आईडी दिखा के इधर आ जाइए, 24 घंटे का भूटान एक्सपीरियंस लीजिए, ओनली फॉर फुनचुलिंग, फुनचुलिंग के बाहर नहीं, और आप वापस चले जाइए। तो ये तो हो गया बिना SDF दिए। अब SDF से जुड़ी एक और बात है, आपने प्रोग्राम बनाया 10 दिन का, 10 दिन का SDF दे दिया, बाद में आपको किसी कारणवश अपनी जर्नी को अबॉर्ट करना पड़ा और आप 5 दिन में वापस चले गए, तो जो एडवांस आपने SDF दिया है उसका क्या होगा? वो आपको रिफंड मिल जाएगा। कैसे मिलेगा उसका जवाब मेरे पास नहीं है, उसका क्या प्रोसेस है उसका जवाब नहीं है। यस, आंसर इसका है कि मिल जाएगा। हाउ? आई डोंट हैव एन आंसर। अगला क्वेश्चन, आप भूटान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो एज अ टूरिस्ट? आंसर है यस, बट ओनली फॉर एक्सपीरियंस विद इन द सिटी, विच मीन्स अगर आप थिम्फू में हो तो लोकल आप थिम्फू में ट्रैवल कर सकते हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके, लेकिन आप इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल नहीं कर सकते। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट को जाना अलाउड नहीं, उसके लिए आपको कैब में ही जाना पड़ेगा। स्टे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या 3 स्टार होटल में रहना कंपलसरी है? ऐसा कंपलसरी नहीं है, आप होम स्टे एक्सपीरियंसेस भी ले सकते हो। इनफैक्ट मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे होम स्टेज हैं जो आपको ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस देते हैं, तो वो आप अपनी चॉइस में ले सकते हो। मैंने ना कोई नोट्स नहीं बनाए, इसलिए जैसे जैसे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे हैं आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। बाय रोड जब आप आते हो तो एंट्री एग्जिट के क्या कुछ टाइमिंग्स है? फुनचुलिंग 24 घंटे गेट ओपन है, एंट्री के लिए भी एग्जिट के लिए भी। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अगर रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आ रहे हो तो गाइड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो अगर आपने प्री बुक कर रखा है एंड यू हैव वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि रात को हम 12 बजे आएंगे और गाइड भी ओके है, ही इज अवेलेबल, नो प्रॉब्लम, तो वो तो होगी फुनचुलिंग की बात। लेकिन जो बाकी गेट्स हैं वो जनरली ऑपरेट करते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडेज के बारे में मैं श्योर नहीं हूं। बाय रोड भूटान आने के लिए इंडियंस किस किस एंट्री गेट से आ सकते हैं? फुनचुलिंग, हम भी वहीं से आए, सामद्रुप जोंकर, गेलफू, सामसी। अगला सवाल, आप अगर बाय रोड आके वापस बाय एयर जाना चाहते हो तो क्या ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। हम लोग भी फुनचुलिंग से बाय रोड ही आए थे और अब एग्जिट आज हम कर रहे हैं पारो से। हमारा लगेज रेडी है, हमको यहां से अब पारो एयरपोर्ट जाना है। आने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? वोटर आईडी, इंडियंस की बात हो रही है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, कुछ भी चलेगा। अगर आप बाय एयर आना चाहते हो तो भी वोटर आईडी पे आप बाय एयर आ सकते हो, व यहां से जा भी सकते हो। एंट्री एग्जिट से जुड़े हुए 1-2 क्वेश्चन और माइंड में आ गए। हम आते हैं आज 2 लोग, हमारे 2 फ्रेंड्स ज्वाइन करते हैं हमको 4 दिन बाद, एक गाइड तो हमारे साथ चलेंगे। 4 दिन बाद जब फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे एक गाइड उसके साथ भी चलेगा। तो इसका मतलब क्या ये हो गया कि अगर हम 7 दिन घूम रहे हैं तो 7 दिन तक हमारे साथ हमारे पास 2 गाइड होंगे? नहीं, आप
के जब फ्रेंड्स 2 दिन 3 दिन बाद आपको ज्वाइन कर लेंगे तो सेकंड गाइड को आप ड्रॉप कर सकते हो। गाइड और टूरिस्ट की जो रेशो है वो 1:12 रहती है। तो अगर आपके पूरे ग्रुप में 13 या 14 लोग हैं तो तब आपको 2 गाइड चाहिए, अदरवाइज टिल 12 1 गाइड इज गुड इनफ। और जब आप एंटर करते हो भूटान तब से लेके जब तक आप एग्जिट नहीं कर लेते गाइड आपके साथ रहेंगे। जैसे आप सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, गाइड भी रेडी है, अब हम पारो एयरपोर्ट में जब पहुंच जाएंगे तब गाइड को वहां से हम बाय बाय करेंगे। ये भी आपको आइडिया हो गया। थोड़ी सी लोकल कन्वेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर अगर आके आप बाइक हायर पे लेना चाहते हो तो हिमालयन जैसा बाइक आपको 4,500 रुपए में हायर पे मिल जाएगी। पेट्रोल डीजल कहां से, पेट्रोल तो आप अपने आप डला लोगे। और अगर इंडियन व्हीकल आप लेके यहां आना चाहते हो तो आ सकते हो। उसके लिए आपको 4,500 रुपया गाड़ी का चार्ज देना पड़ेगा, व्हीकल एंट्री फी पर डे बेसिस पे। गाइड अलग से रहेंगे, गाइड अलग से गाड़ी में चलेंगे, विच मीन्स आपको गाड़ी भी लेनी पड़ेगी। अगर आप बाइक पे आ रहे हो तो दोबारा से आपको 4,500 देना पड़ेगा। मैं इंडियन बाइक की बात कर रहा हूं या बाहर की बाइक की बात कर रहा हूं, 4,500 पर डे। और फिर बाइक वाले भी गाइड अलग से होते हैं, वो अपनी बाइक पे आएंगे और जिसमें गाइड की फीस भी होगी और बाइक की फीस भी होगी। तो ये होगी बाइक उसकी। अब यहां आके अगर आप बाइक हायर पे लेते हो और बाइक चलाते हो तो उसके लिए इंडियन लाइसेंस चलेगा? आंसर है बिल्कुल चलेगा। आप इंडियन लाइसेंस यहां पर यूज कर सकते हो। भूटान आने के लिए गाइड जरूरी है? बिल्कुल यस, गाइड और कैब दोनों जरूरी है। गाइड की फीस 3,500 रुपीज से स्टार्ट होती है पर डे और अपवर्ड में डिपेंडिंग अपॉन स्किल ऑफ द गाइड और आपके वर्किंग आवर्स कितने एक्सटेंड होते हैं। नॉर्मली क्या है, 9 to 5 के वर्किंग आवर्स होते हैं। वैसे गाइड्स और कैब वाले फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 5 बजे की जगह रात के 9 बजे तक एक्सटेंड करो, आधा घंटा 1 घंटा ऊपर चलता है। गाइड की लॉजिंग बोर्डिंग, वो लोग अपनी लॉजिंग बोर्डिंग खुद कर लेते हैं, तो आपको उसके लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। फूडिंग भी वो लोग अपने आप मैनेज कर देते हैं। बट हमारे साथ जैसे क्या होता है, हम लोग चलते समय जनरली इन्वॉल्व कर लेते हैं कैब ड्राइवर को भी और गाइड को भी। वो तो हमारा वे ऑफ ट्रैवल है, इस वजह से ऐसा होता है। अदरवाइज यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट इट। उसके अलावा भूटान में कैब सर्विसेज की क्या कॉस्ट है, आप ऐसा समझिए कि अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट से कंपेयर करूं तो मे बी 15% हायर या 15% हायर होगा। इंडिया में अगर हमें इनोवा हायर पे मिल जाती है 5,500 में, तो यहाँ पे 7,000 में। होटल बुक करके आना कंपलसरी है? यस एंड नो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप पीक सीजन में आ रहे हो 7 दिन के लिए चाहे 9 दिन के लिए, हर दिन का होटल बुक करके आओ, नहीं तो हो सकता है आपको लास्ट मोमेंट पे अपने पसंद की अकोमोडेशन ना मिले। मैंने तो कैसे किया कि 2 दिन की पहले बुकिंग करवाई, फिर एज द जर्नी प्रोग्रेस्ड तो मेरे को लगा कि इस जगह मुझे 1 दिन एक्स्ट्रा रहना है, तो मैं रुक गया, क्योंकि मैं पीक सीजन शुरू होने से जस्ट 15 दिन पहले आया हूं। तो आपको आइडिया हो गया कि पहले 2 दिन तो कंपलसरी है, ऐसा कोई रूल 2 दिन का नहीं है, लेकिन 1 या 2 दिन शुरू के कंपलसरी है, बाकी आप ऑन द गो करवा सकते हो। होटल्स की कॉस्ट कितनी है, तो मैं बोलूंगा कि जिस तरह का 3 स्टार होटल हमारे को इंडिया में 3,500 काइंड ऑफ टैरिफ में मिलता है, तो उससे 10% ज्यादा में या 15% ज्यादा में आपको यहां पे मिल जाएगा। तो आप 15% का मार्जिन ले सकते हैं। अगली चीज, यहां पर फूड कितना एक्सपेंसिव है। अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूं तो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25% एक्सपेंसिव है। विच मीन्स अगर इंडिया में कहीं पे मैं बूफे खाता हूं जिसकी कॉस्ट मैं पे कर रहा हूं 500 to 550, तो फॉर सिमिलर बूफे यहां पर 750 और 800 रुपीज। यहां पर चाहे आप होटल में रहो चाहे रेस्टोरेंट में रहो, आपको 10% सर्विस टैक्स देना पड़ता है और 5% जीएसटी देना पड़ता है। तो आपको जो बिल अमाउंट है उसमें 15% वो लोग जोड़ देते हैं। FAQ के ना आखिरी 1-2 पॉइंट बता देता हूं। यहां पर आने से पहले ना आप आइडिया लगा लीजिए आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस कितना होने वाला है, उतना कैश आप साथ इंडिया से लेकर आइए। ऐसा करने से फायदा ये है कि यहाँ के आप ATM से कैश नहीं निकालोगे तो 3.15% तो बैंक वैसे काट लेगा। मैंने आके काफी कैश निकाला तो वहां पर मुझको हर बार 3.15% का डेबिट बैंक से लेना पड़ा, राइट। और यहाँ पर ना ज्यादातर लोग पसंद करते हैं ट्रांजैक्शन कैश में। जैसे मैं बाली और वियतनाम गया था तो वहां पे मैंने देखा कि आप होटल में, रेस्टोरेंट में, ईटरीज में आराम से इंडियन डेबिट कार्ड यूज करते हो। और मेरे को डेबिट भी ज्यादा नहीं आ रहा था, बड़ा रीजनेबल सा आ रहा था डेबिट। लेकिन यहाँ पर वैसे अगर आप किसी कैफे में जाके देने जाओगे तो पहले तो डेबिट कार्ड लेंगे नहीं, और लेंगे भी तो आपका 3.15-3.5% एडिशनल ले लेंगे। तो दैट वे इट्स बेटर इफ यू ब्रिंग कैश। और इकोनॉमी यहाँ ज्यादा कैश पे चलती है। वैसे यहाँ पे लोग क्रिप्टो भी यूज करते हैं,
लेकिन मैं यूज़ करता नहीं और मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसके बारे में बात नहीं कर सकता। और कैश से जुड़ी एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब आप एसडीएफ पेमेंट करने लगोगे ना बॉर्डर पे, वो केवल कैश में एक्सेप्ट होती है, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अब मैं यहाँ से ना एयरपोर्ट जा रहा हूँ, वहाँ पहुँचने के बाद अगर मुझे लगा कि कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर सकूँ, तो मैं इस वीडियो में शेयर करता हूँ आपके साथ। टेस्ट करके पारो एयरपोर्ट मैं पहुँच चुका हूँ। सिक्योरिटी भी हो गया, इमिग्रेशन भी हो गया। इमिग्रेशन के समय ना मैंने इनसे सवाल पूछा कि अगर एक बच्चा है जिसकी उम्र 10 या 12 साल है, पासपोर्ट उसके पास नहीं है और वो इंडिया से है, पेरेंट्स के साथ आ रहा है, तो क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्योंकि वोटर आईडी तो बच्चे के पास होगा नहीं। तो ये कह रहे हैं उस केस में ना बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर पासपोर्ट नहीं है तो ये मैंने आउट ऑफ क्यूरोसिटी इनसे पूछ के आपके साथ शेयर किया है। बहुत बार क्या होता है, ये चीज़ें पता नहीं होती ना, तो उस वजह से फिर आप ऑनलाइन ढूंढते रहो, तो हमारे वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और इस समय बस बोर्डिंग का वेट कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहा हूँ वेटिंग एरिया में बैठ के। मुझे नहीं पता यहाँ से टेक ऑफ के समय एक्साइटमेंट लेवल क्या रहेगी, लेकिन आई एम श्योर पारो एयरपोर्ट में जब फ्लाइट्स लैंड हो रही होती है तो लोग देखते होंगे ऊपर से ना रनवे कैसा दिख रहा है। एनीवेज लेट्स सी टेक ऑफ कैसा रहता है। हमारी फ़्लाइट का डिपार्चर 11:55 का है और 11:25 हो चुके हैं। तो बड़ी देर से मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था कि कौन से गेट से डिपार्चर है, क्योंकि गेट नंबर तो हमारे बोर्डिंग पे लिखा ही नहीं था, तो उसमें सिर्फ सीट नंबर था और जोन था। एनीवेज अब वो तो पता लग गया, लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि ड्रूक एयर जिस पे हम जा रहे हैं उसका एक भी स्टाफ एयरपोर्ट में नहीं दिखाई दे रहा। तो जो ये बात हमने करके पता लगाया इस गेट से डिपार्चर है, वो सिर्फ जो यहाँ शॉप्स है ना उनसे पूछ के पता लगाया है। मुझे लग रहा है सामने जो एयरक्राफ्ट खड़ा है ना, ये रेडी हो रहा होगा, यही होगा रॉयल भूटान एयरलाइंस। नहीं, तो रॉयल भूटान का है, रॉयल भूटान एयरलाइंस ड्रूक एयर। हो सकता है यही दिल्ली की फ्लाइट है। हाँ जी, भूटान के टॉप एक्सपीरियंसेस। सर फूड में तो जो हमने थिम्पू में फर्स्ट बाबेसा रेस्टोरेंट में लंच किया था वो बहुत अच्छा था, और दूसरा ट्रोंगसो जाते हुए जब हमने लंच किया था वो भी काफ़ी अच्छा था। और इस साइट सीन में बुमथांग में जो वॉक की थी बारिश में वो भी अच्छी थी। साथ ही साथ जो चालेला पास पे हमने स्नोफॉल एंजॉय किया था वो अच्छा था। और पारो थिम्पू और पारो जो थे वो अपने आप में अच्छे थे, सिटी वाइब्स अच्छी थी वहाँ की। अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूं तो भूटान बहुत ज़्यादा डिफरेंट इस वजह से भी था क्योंकि इतनी ग्रीनरी है कि पूछो ना। मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक 60% जो देश का हिस्सा है वो तो फॉरेस्ट से कवर्ड है। बहुत बड़ी बात है। पूरी कंट्री में एक भी सिग्नल नहीं है, कितनी बड़ी बात है। लोग ज़ेब्रा जो क्रॉसिंग होती है वहाँ से रोड पार करते हैं। सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नई थी, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ और एक्सपीरियंस की नज़र से। अब स्पेसिफिक होकर अगर हम साइट सीइंग की और प्लेसेस टू सी की बात करें तो टाइगर नेस्ट हिल क्लाइंब करके ऊपर तक जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस था। बुमथांग तो ऐसा था कि मेरे को लगा कि आदमी 2 या 3 नाइट्स के लिए बुमथांग चले जाए एंड यू गेट अ फीलिंग एज इफ यू आर इट्स ऑल बाय योर सेल्फ, क्योंकि बड़े कम टूरिस्ट थे वहाँ पे। बाकी मैंने बाइसिकल राइड बहुत इन्जॉय करी लास्ट में, हालांकि काफ़ी कम समय के लिए की, लेकिन वो फील वो एक्सपीरियंस बहुत अलग था। इस प्रकार से अगर मैं गिनने जाऊँगा तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस हैं, बट ये है कि एकदम से जो टॉप ऑफ द माइंड आए तो मैंने बताए। और वो चिलिला पास का तो क्या एक्सपीरियंस था, स्नो में एंजॉय कर रहे थे। फूड की बात करें तो जब हम त्रोंगसा जा रहे थे, जो अभिलाष ने बताया, तो वहाँ पर हमने एक लोकल इटरी में जो फूड खाया वो तो अमंग द टॉप 3 एक्सपीरियंसेस था। और पारो में जहाँ मैंने स्टोन बात की थी, वहीं पर जो डिनर किया था गजब। तो मैंने ओवरऑल देखा है कि भूटान में ना वेज फूड में भी बहुत वैरायटीज़ हैं। ये बात हमें पहले नहीं पता थी, अब एक्सप्लोर किया तो हमें पता चला। बाकी ये पूरी सीरीज़ आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके। तो हमारी सीरीज़ ये यहीं पे एंड हो रही है। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम।